बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कुछ रिलेटिव टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे, जिनमें से एक हमारे पास है केमिकल स्टेप्स, जो कि हम सैंपल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो कौन से स्टेप्स होते हैं, उनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये देख लेते हैं। फिर हम एरर की थोड़ी सी स्टार्ट ले लेंगे और एक्यूरेसी और प्रिसीशन का फ़र्क देख लेंगे। एरर कम्प्लीटली और डिटेल में हम इंशाल्लाह अपने कमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, तो केमिकल स्टेप परफॉर्म मतलब अगर हमें कोई एनालिसिस केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करनी है तो बेसिक कौन से स्टेप्स हैं। आप लोग अगर से गूगल पे सर्च करेंगे या मुख्तलिफ किताबों में सर्च करेंगे तो आप लोग को छोटे छोटे भी बहुत सारे स्टेप्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो वो छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो लीड कर रहे होंगे इन्हीं स्टेप्स के ऊपर। तो इनकी फर्दर भी हम इसको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट और स्टेप्स बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्टेप्स हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें से पहला स्टेप है सैम्पलिंग, दूसरा होगा फील्ड प्री ट्रीटमेंट, फिर लेबोरेटरी प्री ट्रीटमेंट, फिर केमिकल एनालिसिस, फिर डेटा ट्रीटमेंट, और इसके बाद फिर रिजल्ट आ जाता है कि हम जो डेटा ट्रीट हो जाता है उसके बाद हम उसकी रिजल्ट कम्युनिकेशन और रिजल्ट एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या होता है, सैम्पलिंग। पहले हम देख लेते हैं कि सैम्पलिंग होती क्या है। सैम्पलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव कलेक्ट कर लें, इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास हम किसी चीज़ को एनालाइज करना चाहते हैं, हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उसमें से उसकी जो पोर्शन लें, कोई ऐसा हिस्सा लें कि हमें उसके बारे में समझ आ जाए। हम इसको थोड़ी सी लेमैन लैंग्वेज में समझ लेते हैं, थोड़ी घरेलू एग्जांपल में समझ लेते हैं। अगर लेट सपोज आपने बिरयानी बनाई हो और आपको ये देखना हो कि क्या बिरयानी का जायका सही है, बिरयानी के चावल सही हैं, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन और ऑल राइट और नॉट, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि उस बिरयानी को हल्का सा टॉस करके उसमें थोड़े से चावल लेके उसको टेस्ट कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसके अंदर एवरीथिंग इज जस्ट बैलेंस और इसमें ओवर कुक नहीं है, अंडर कुक नहीं है और सब कुछ बिल्कुल मुनासिब है। इसको आप क्या कहेंगे कि आपने पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से एक थोड़ा सा पोर्शन लेके उस पॉपुलेशन के बारे में अपनी राय कायम कर ली, अपना अपना आइडिया दे दिया कि अच्छा इस पूरे में ये होगा। तो केमिकल वर्ल्ड में भी हम इसी तरह करते हैं कि जब हमें किसी चीज के बारे में पता करना हो तो हम क्या करते हैं कि उसका रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लेते हैं, मगर ये बात याद रखिएगा कि सैंपल हमेशा ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्योर पॉपुलेशन होनी चाहिए। वो उस पॉपुलेशन को प्रॉपरली डिपेक्ट कर रहा हो, वो बता रहा हो कि इस पॉपुलेशन में क्या क्या है। तो कभी भी सैंपल आप ऐसे नहीं ले सकते कि आप जजमेंटल होकर सैंपल ले लें कि आपको वो जगह साफ लग रही थी, ये जगह गंदी लग रही थी, आपने सारा सैंपल वहीं से ले लिया, तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। या अगर आपको कोई जगह दूर लग रही थी और कोई जगह नजदीक लग रही थी तो आपने बस नजदीक की जगह पर ही हाथ मार के सैंपल उठा लिया, ये सोच के कि चलो इतनी दूर कौन जाएगा, तो ये ट्रू ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल पॉपुलेशन नहीं है, आप इसको सैंपल नहीं कह सकते। तो सैंपल मस्ट बी, शुड बी एंड ऑलवेज बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। अगर कोई सैंपल, कोई पोर्शन जो है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वी कैन नॉट कॉल इट अ सैंपल, वी कैन नॉट से इट अ सैंपल, और उससे आने वाला रिजल्ट कभी भी रिलायबल, कभी भी ऑथेंटिक और कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। For proper analysis, for proper results, you should be and you need to collect a proper sample। और सैंपल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें वो पॉपुलेशन की एक एग्जैक्ट ऐसा हो जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता हो, बस तभी हम उसको सैंपल मान सकते हैं, अदरवाइज वो सैंपल नहीं कहलाएगा। एक बात याद रखिएगा, सैंपलिंग करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत ही ज्यादा तरीके हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमारी फोकस क्या है रिजल्ट पर। जिस तरीके का रिजल्ट रिक्वायर्ड होता है उस तरह का सैंपल किया जाता है। चलिए आप इसकी मिसाल फिर बिरयानी से ही समझ लें। अगर लेट सपोज मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या चावल गल गए या नहीं, तो मैं कोई भी एक दाना उठा के समझ लूंगी कि हाँ भाई चावल गल गए या नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो टारगेट है वो कुछ और है। लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि इसमें टेस्ट प्रॉपर है या नहीं, तो फिर मैं एक दाना मुंह में डाल के कभी एनालाइज नहीं कर सकती कि टेस्ट कैसा है। इसका मतलब है कि सैम्पलिंग करते हुए भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा टारगेट क्या है, हमारी टारगेट क्या है, हम देखना क्या चाहते हैं, हमें पहुंचना कहाँ तक है, बस। जब हमें ये समझ आ जाए कि हमारी असल में टारगेट क्या है, तो हमेशा सैम्पलिंग उसी बेसिस पे की जाती है। मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज रैंडम सैम्पलिंग,
और आप लोगों को भी मैं रैंडम से आगे नहीं लेके जाऊंगी। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि जिसमें हम रैंडमली सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है। ओके, तो हम देख लेते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। रैंडम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पिक एंड चूज, मतलब हमें नहीं पता कि हम क्या ले रहे हैं, रैंडमली हमें सेलेक्ट करना होगा। अगर हम इन दो तस्वीरों को देखें, जरा सा गौर करें, तो यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, हमें नहीं पता कौन कौन है। हमने रैंडमली एक खास उससे बस सिर्फ लोगों को कलेक्ट कर लिया, तो इसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हर एक को बराबर का चांस होता है कि वो शामिल हो सके, तो उसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। मतलब पॉपुलेशन में हर एक का परसेंट चांसेस बराबर होंगे कि वो उसमें सेलेक्ट हो सके, इसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडमली जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अनबाइस्ड हैं। बाइस मतलब होता है कि हमारा किसी की तरफ ज्यादा तरफ हो, हमारा रुझान हो, हमारी प्रेफरेंस हो, हमारी फेवरेटिज्म हो। जब हम इस सबसे निकल के काम करते हैं तो हम उसे कहते हैं अनबाइस्ड, अनफेवरेट। मतलब हम किसी को कुछ सोचे बगैर अगर हम कर रहे हो तो हम अनबाइस्ड होकर काम करते हैं ना। तो रैंडम सैम्पलिंग हमेशा अनबाइस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है पॉपुलेशन की। आप इसको ऐसे समझ सकती हैं कि अगर लेट सपोज मैं अभी कहूँ कि आप लोग के समर के ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से रैंडमली मैं कोई 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगी जिनको मैं 5 नंबर एज अ गिफ्ट दूंगी। सही है, ये मैंने एक आइडिया फ्लोट किया। ऐसा मैं करूंगी नहीं हरगिज भी, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं अपनी मर्जी से कहूँ कि हाँ भाई जिसकी अटेंडेंस सबसे ज्यादा है और जिसकी क्लास में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन थी, जिसने हर सवाल का जवाब दिया, और ये वो क्राइटेरिया जिस पर मैं किसी को वो कर दूं, नंबर दे दूं, तो ये रैंडम नहीं है। ये मैंने जजमेंटल होके सेलेक्ट किया है अपने लिए सैंपल कि जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी चूजन। लेकिन अगर ये रैंडम सैम्पलिंग होगी तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी अच्छा इस समर की क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबके नाम लिखती हूँ, उनको मैं पर्ची बनाती हूँ और रैंडमली बस सिर्फ 2 नाम सेलेक्ट कर लेती हूँ, या मैं उसको एक्सेल शीट पर डालती हूँ और रैंडमली टॉस करती हूँ और जो नाम सेलेक्ट हो जाता है वो निकल आएगा। इसका मतलब है कि क्लास में हर वो लड़की जिसने भले से क्लास ली या नहीं ली, जिसकी क्लास में रिप्रेजेंटेशन थी या नहीं थी, जिसका फोकस क्लास पे था या नहीं था, जिसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, जिसने भले से 1 मिनट का भी इंटरेस्ट क्लास में ना लिया हो, उसको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला। ऐसे को हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग, जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एक जितने चांसेस प्रोवाइडेड हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस, मतलब कि वो सेलेक्ट हो सके ना। तो हमेशा रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में हर एक का बराबर का चांस होगा कि वो सेलेक्ट हो जाए। तो रैंडम सैम्पलिंग हमेशा यही ऐसी तरह कहलाती है। पहला स्टेप ये था कि हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, सैम्पलिंग हमने कर ली। अब जब सैम्पलिंग कर ली तो फिर हमने क्या करना है, ये बात याद रखिएगा कि अगर हम बहुत सारे सैंपल ऐसे होते हैं कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो अपने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक लूज कर देते हैं। अच्छा, अगर वो अपने कैरेक्टरिस्टिक लूज कर देंगे तो उनकी हम प्रॉपरली एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, या जो एनालिसिस होगी वो प्रॉपर नहीं होगी। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम करते हैं फील्ड प्री ट्रीटमेंट। फील्ड प्री ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो चीज आपने एज अ सैंपल सेलेक्ट की है उसकी वो प्रॉपर्टीज, वो क्वांटिटीज देन एंड देयर फील्ड में ही पता कर लें, जिनका आपके बारे में आपको मालूम है कि अगर आप इसको उठाकर लैब तक पहुंचेंगी या इसको वहां तक लेबोरेटरी तक पहुंचाएंगी जहां आपने एनालिसिस करनी है, तो उससे आपके सैंपल पे अफेक्ट आएगा। तो हमेशा फील्ड प्री ट्रीटमेंट में जो भी एनालिसिस होती है वो देन एंड देयर फील्ड में ही कर ली जाती है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो आपको आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप जाके एट द स्पॉट सैंपल की एनालिसिस कर लें। लेट सपोज अगर मुझे किसी जगह पर से सॉइल की एनालिसिस करनी है और मुझे, अगर वो मैं सॉइल उठा के अपने साथ लैब तक पहुंचूंगी तो डेफिनेटली उसका मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो चुका होगा, उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, उसका पीएच चेंज हो जाएगी, बहुत सारे उसकी पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि आप उधर ही फील्ड में ही सबसे पहले उसका मॉइस्चर कंटेंट पता कर लें, क्यों, क्योंकि वो बदल जाएगा। उसके पीएच पता कर लें, उसका टेम्परेचर पता कर लें, हर वो चीज जिसके बारे में आपको मालूम है कि वो जगह चेंज होने से बदलेगी, आप उसको वहीं पता कर लें। इसको हम कहते हैं सैंपल प्री ट्रीटमेंट या फील्ड प्री ट्रीटमेंट, के जो हम सैंपल को उठाकर किसी जगह पहुंचाने से पहले वहीं पर उसका जब एनालिसिस कर लें तो उसको हम कहते हैं प्री ट्रीटमेंट।
तो ये कहलाती है सैंपल फील्ड प्री ट्रीटमेंट। सैंपल प्री ट्रीटमेंट के बाद फील्ड प्री ट्रीटमेंट जब आप कर लेते हैं सैंपल की, तो फिर आप क्या करते हैं कि उसको लैब पहुंचा देते हैं। जब लैब आती है तो हर चीज एनालाइजेबल फॉर्म में नहीं होती। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अगर आपने सॉइल की एनालिसिस की, इसका मतलब है आप सॉइल उठा के लाए हैं, और ये बात आपको पता है कि सॉइल को एज इट इज आप कैसे एनालाइज करेंगे, सॉलिड है वो भी इतना ग्रैन्युलर सा, आप उसको तो एनालाइज ही नहीं कर सकते। आप उसको फोटोमीटर पर ले जाएंगे, काम नहीं आएगा। पीएच करने की कोशिश करेंगे, पीएच नहीं होगी। आप उसकी टीडीएस ईसी लेने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो तो सॉलिड है। इसके अलावा आप उसकी जितनी भी वो टाइट्रेशन करना चाहेंगे वो नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो तो सॉलिड है। इसका मतलब है कि अब आपको उस सॉइल को ऐसे फॉर्म में लेकर आना है जो कि एनालाइजेबल फॉर्म हो जाए। उसको उसके एनालाइजेबल फॉर्म में लाने को जब हम करेंगे तो वो कहलाती है लेबोरेटरी प्री ट्रीटमेंट। कि लैब में काम स्टार्ट करने से पहले उसको जब हम एनालाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको हम कहते हैं लैब लेबोरेटरी प्री ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, लेट सपोज सॉइल ही की बात कर रहे हैं तो वही कर लेते हैं। सॉइल लेकर आए तो हम उसमें सॉइल को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने का मतलब कि सॉइल को हम ऐसे फॉर्म में ले आएंगे कि उसका सोल्यूशन बन जाए और हम उसकी एनालिसिस कर सकें। तो इसको हम कहेंगे लेबोरेटरी प्री ट्रीटमेंट, जिसमें हम सैंपल को उसके एनालाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हमारे पास सैंपल इस काबिल हो गया कि हम उसको एनालाइज कर सकें, तो फिर अब हम क्या करेंगे, केमिकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अब हम वो केमिकल एनालिसिस करेंगे जिसके लिए हमने सैंपल को एनालाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आइदर हम उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, बस ये आप बस इतना याद रखिए कि हम उसकी कुछ केमिकल एनालिसिस करनी है। आपको इन सब चीज़ों के नाम नहीं आते हैं, कोई मसला नहीं है, हम उसकी कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं। आप लोगों ने टाइट्रेशन पढ़ी हुई, आप लोग टाइट्रेशन से समझ लें, हम उसकी टाइट्रेशन कर सकते हैं, हम उसकी पीएच कर सकते हैं, हम उसकी टीडीएस, वैसे पीएच एट द स्पॉट ही ली जाती है, हम उसकी अब कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी एनालिसिस जिसके जरिए हम उसकी उसको समझने की कोशिश करें, हम वो कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने, अच्छा वो लैब आप लोगों ने, खैर, तो मतलब कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हम उसको समझ सकें, तो उसको हम कहते हैं केमिकल एनालिसिस। जब हम उसकी एनालाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम जब उसके ऊपर केमिकल टेस्ट करते हैं तो हम उसकी केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसका एनालाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है और कितना कंटेंट मौजूद है। और जब हम केमिकल एनालिसिस कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसके हम कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस करके हम अपना रिजल्ट डिस्कस करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे, बनाने इन सेंस कि रिजल्ट कंपाइल करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, हम उसको प्रॉपर रिजल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे।